नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पर। और आज ये हमारा मैराथन सेशन का पार्ट 2 है। ठीक है, कल आप लोगों ने 50 प्रश्नों को हल किया। आज वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 51 से 100 वाला सेक्शन आज हमने करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। कल आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने आप सभी के कमेंट्स जो हैं वो देखे, आप सभी के जिस तरह से आप लोगों ने भागीदारी निभाई वो सभी देखी। 4 दिन तक लगातार ये मैराथन सेशन चलने वाला है। आज उसका दूसरा दिन है। ठीक है, तो कल और परसों ये जारी रहने वाला है। इसी तरह अभ्यास करिए। इस मेगा मैराथन का उद्देश्य है आपका पेपर 1 का पूरी अच्छी तरह से रिवीजन कराना, और करीबन इन 4 दिनों में 200 प्रश्नों का आप रिवीजन कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, पुनरावृत्ति कर लेंगे। तो इसी तरह जोश के साथ भागीदारी निभाइए। अपने उत्तरों को कमेंट बॉक्स में मैसेज करते जाइए। ठीक है, कमेंट करते जाइए। और सबसे पहली बात, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं जल्दी से जुड़ते ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि स्टार्टिंग में ही सारे लाइक कर दें और शेयर कर दें, तो आप पूरा मैराथन सेशन में अपना ध्यान जो है वो सिर्फ प्रश्नों पर दें और प्रश्नों के उत्तरों को दें, प्रश्नों को समझने पर दें। ठीक है, तो सत्र को प्रारंभ करते हैं। अपने परिचय से मैं शुरुआत करती हूँ। मैं ज्योति जोशी। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना डबल एमए किया हुआ है। पहला एमए पॉलिटिकल साइंस और दूसरा हिंदी से है। बीएड किया हुआ है, सीटेट और नेट क्वालिफाई है। 6 सालों का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरे टीचिंग एरिया है हिंदी, पॉलिटिकल साइंस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म के बेनिफिट की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप ऑनलाइन लर्निंग करते हैं। यानी कि आप अपने फोन या अपने लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन जरिए से आप इसमें पढ़ सकते हैं। फायदा क्या है, यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं, सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड हैं और आप इन्हें अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप इन टॉप एजुकेटर्स के लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको सारे अपकमिंग कोर्सेज की जानकारी यहाँ पर मिलती है। आपको सारे अपकमिंग मॉक टेस्ट सीरीज की जानकारी यहाँ पर मिलती है और वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। ये आपके समय को बचाता है। पढ़ने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं, वहां पर बैठ करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। बेहतरीन गुणवत्ता वाला स्टडी मटेरियल, आपके अध्ययन की जो सामग्री है वो यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। लाइब्रेरी जाने की या फिर महंगी किताबें खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब्सक्रिप्शन क्यों लें? क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स जो है वो मिल रहा है। पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। आप सोचेंगे यूट्यूब में पढ़ लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेने की हमें क्या जरूरत है, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देखिए, कंप्लीट कोर्स करना है तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म से ज्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैसे आपने सब्सक्रिप्शन लेना है ये आप जान लीजिए। क्या करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना गोल सिलेक्ट करना है और गोल में डालना है आपने एनटीए यूजीसी नेट। उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जितने महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं उतना मंथ सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। लेकिन ध्यान ये रखना है, कोशिश करनी है कि आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें। फायदा क्या है 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने का, और क्यों बार बार कहा जाता है कि सब्सक्रिप्शन जब भी लें तो 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें? देखिए, आप 1 साल में फीस देख रहे हैं पर मंथ, 1 महीने में जो फीस देख रहे हैं आप पर मंथ की 2100 रुपए। यहाँ आप 1 साल या 2 साल में वही पर मंथ की फीस देख रहे हैं, तो आपकी 1 साल 3 महीने या 6 महीने से ये फीस जो है आपकी पर मंथ की बहुत कम है। और यदि कंप्लीट कोर्स करना है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 साल में 1 साल की एक ऐसी अवधि है जिसके पहले आप अपना कंप्लीट कोर्स अगर चाहते हैं, बारीकी से कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, कि एक स्टेप पर आप काम करना चाहते हैं, तो 1 साल से कम में आपका कंप्लीट कोर्स नहीं मिल सकता। आप सोचेंगे 1 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में टीचर आपके लिए विशेष कर कंप्लीट कोर्स कराए,
जो कि अवधि जो है उसकी 1 साल की रखी गई है, तो ये चीज संभव नहीं है। ठीक है, ये लास्ट टाइम का रिवीजन करना है आज इतनी क्योंकि वहां पर पहले से भी वीडियो जो है वो उपलब्ध रहती है। ठीक है, जो भी कोर्स कंप्लीट हो चुके होते हैं वो वीडियो रहती है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं इस टाइम पे और अपनी आखिरी समय की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। बेहतर तैयारी के लिए आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रिवीजन भी हो रही है। ठीक है, तो रिवीजन आपने करनी है अच्छे तरीके से, तो आपके लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। आपका नेट जो है वो एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि नेट के बाद आपने असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है। तो आप पढ़ाई के संपर्क में रहेंगे, तैयारी के संपर्क में रहेंगे यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। उसके लिए आपको अलग से कहीं कोचिंग करने या अलग से कुछ भी तैयारी करने की आवश्यकता वहां पर नहीं होती है। तो इसलिए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एम है तो 2 साल का रखिए। अगर आपका सिर्फ नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो 1 साल का रखिए। अंतिम समय की रिवीजन है तो ही आपके 1 साल, 3 साल या 6 महीने का आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि चलो एक बार नजर मार लेते हैं क्या है। ठीक है, लेकिन अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए और रिवीजन चाहिए प्रॉपर, तो 1 साल या 2 साल से कम आपको काम नहीं चलेगा। इसलिए यही सलाह आपको बार बार दी जाती है कि 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा रेफरल कोड सभी ने याद रखना है। मेरा रेफरल कोड है लाइव जेजे। उम्मीद है अब तक आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, जब भी सब्सक्रिप्शन लें बिना सोचे समझे मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करिए। आपको इससे इस्तेमाल करने के बाद फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, फायदा आपका ही है, 10% की आपको छूट मिल रही है इसका इस्तेमाल करके। तो इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 1 साल की फीस बहुत कम है, 10,500 रुपए है। मेरा रेफरल कोड आप लगा रहे हैं, अप्लाई रेफरल कोड में लाइव जेजे आप लगा रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। और 10% के डिस्काउंट के बाद आपकी फीस रह जाती है 9,450 रुपए। वहीं 2 साल की फीस केवल 12,600 रुपए है। मेरा रेफरल कोड आपने लगाया लाइव जेजे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया, और 10% के डिस्काउंट के बाद 11,340 रुपये आपकी फीस जो है वो रह जाती है। तो सत्र का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सत्र का प्रारंभ करते हैं। जितने भी बच्चे सत्र में जुड़ चुके हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। और आज का ये सत्र बिना समय बर्बाद करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। हर एक बच्चे को नमस्कार, हर एक बच्चे को यहाँ पर जो है प्रणाम मैं कहूंगी। ठीक है, तो सत्र का प्रारंभ हम करते हैं। मैराथन का जो सेशन है, आपकी मेगा मैराथन का सेशन है, वो दूसरा पार्ट आपका चल रहा है। ठीक है, कल आपने 1 से लेकर 50 तक हल किए थे। आज 51 से लेकर 100 तक हम हल करेंगे। इसी तरह से 4 दिन तक लगातार पार्ट 1 आपका हो गया है कल, पार्ट 2 आज है, पार्ट 3 कल आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह परसों जो है वो आपका पार्ट 4 आ जाएगा 50-50 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ऊबना नहीं है, निरंतर बने रहना है। फटाफट फटाफट क्वेश्चन आते जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आपने उत्तर करते जाना है। तो बिना समय बर्बाद किए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सभी बच्चे तैयार हो जाइए प्रश्नों को पढ़ने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए। ठीक है, एक जोश के साथ फटाफट फटाफट उत्तर करेंगे, प्रश्न करेंगे हम। पहला प्रश्न है आपका, जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ हैं। जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ हैं मिट्टी की नमी, जंगल की आग, जैव विविधता या भूजल। क्लाइमेट चेंज हैज implications for soil moisture, forest fire, biodiversity, ground water। कोड आपको दिए गए हैं, सही कोड का आपने यहाँ पर चयन करना है, ए बी सी या डी। कोड आपको दिए गए हैं, सही कोड का आपने चयन करना है। जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए, समय दिया जा रहा है आपको उत्तर देने के लिए। सभी बच्चे जवाब दे चुके हैं और जवाब दे भी रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कह रहा है कि आपका पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। भूजल जो है वो जमीन के अंदर के जल की बात कर रहे हैं, तो जमीन के अंदर का जल जो है वो आपके जलवायु में परिवर्तन का निहितार्थ नहीं है। बाकी मिट्टी की नमी, जंगल की आग और जैव विविधता कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण के परिवर्तन को प्रभावित करती है। ठीक है, इसलिए कौन सा विकल्प कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है?
ये कह रहा है आपका बी विकल्प कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका बी विकल्प। ठीक है, तो पहले प्रश्न का यानी 51 क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो गया है बी विकल्प। जिन्होंने भी बी विकल्प दिया, कल मैंने देखा बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। देखिए, यही फायदा है इस सेशन का। आपको लगातार 50-50 क्वेश्चन के सेट पूरे महीने सब कुछ कराया हुआ है। ठीक है, बस आपकी रिवीजन यहाँ पर करवाई जा रही है। पूरे महीने सब कुछ कराया, देख लीजिए एक बार कि कितना आपके दिमाग में बैठा है, कुछ बैठा है या नहीं, परिणाम में कुछ एक तरह से सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं या नहीं, रिजल्ट में आपके कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ रहे नहीं। पूरी उम्मीद है फायदा होगा इन क्लासेस से, जितनी भी पूरे महीने चली हैं और जितनी अब चल रही हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा कथन सही है? यह हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की याद में मनाया जाता है। यह 2008 में मनाया जा रहा है, 2008 से मनाया जा रहा है। जल्दी से उत्तर दीजिए, फटाफट फटाफट। सारे बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, मुझे सबका पता है। जल्दी से उत्तर दे दीजिए, जल्दी से सभी बच्चे उत्तर दीजिए। देखिए, जितनी भी पूरे महीने क्लास चली हैं, पूरा फायदा होगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है। इन क्लासेस का भी फायदा होगा, किसी को भी हल्के में ना ले कि ये प्रश्न अगर पहले करवाए हैं हम क्यों करें। ठीक है, इस तरह की गलती नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। आपके लिए हर क्लास बहुत ही सोच समझ के लाई जा रही है, कोई ना कोई उद्देश्य है उसके पीछे, तो आपने उसका पूरा लाभ उठाना है। ठीक है, तो सही उत्तर है, बिल्कुल आप सभी ने सही उत्तर दिया है। यह हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये कथन इसके संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, यानी कि ये गलत है। 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के संदर्भ में ये अन्य 3 कथन जो है वो बिल्कुल सही है कि यह 2008 से मनाया जा रहा है। हर साल आपका 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? आपके पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की याद में इसे मनाया जाता है। तो नीचे के 3 कथन बिल्कुल सही हैं, लेकिन पहला जो कथन था वो सही नहीं था। ठीक है, इसलिए सही नहीं था यहाँ पर पूछा गया था, तो ए विकल्प जो है वो सही नहीं था। उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, ए विकल्प जो है वो बिल्कुल इसके संदर्भ में सही नहीं था। तो ये आपका उत्तर है। अगले प्रश्न पर हम चल रहे हैं। वह विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनलों के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान करता है। वह विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान करता है। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जल्दी से उत्तर दीजिए, और बिल्कुल सभी से उम्मीद कर रही हूँ एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। एक भी बच्चे का गलत होता है तो उससे बड़ी असफलता मेरे लिए और कोई नहीं है। ठीक है, सभी का सही होना चाहिए, एक एक बच्चे का सही होना चाहिए। बिल्कुल, अधिकांश बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपका सही उत्तर है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपने स्वयं के चैनलों के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान करता है। प्रश्न अपने आप में ही अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के संदर्भ में आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। स्क्रीन पर उत्तर आ चुका है, इसको ध्यान से देख लीजिए। लाल रंग में एक तरह से हाईलाइट किया गया है इसके उत्तर को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा शिक्षण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने के लिए वर्तमान शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल की आवश्यकता है? कक्षा शिक्षण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने के लिए वर्तमान शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल की आवश्यकता है? तकनीक का ज्ञान, शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का उपयोग, छात्रों की जरूरतों का ज्ञान और सामग्री में महारत। जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल गलती की तो गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई बच्चा गलत नहीं होना चाहिए और ना ही होगा, ये मैं उम्मीद लगा के चल रही हूँ। जल्दी से उत्तर दीजिए, ये समय आपको उत्तर देने के लिए दिया जा रहा है। सभी बच्चों का उत्तर चाहिए, सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन चाहिए।
जोश के साथ पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत एनर्जी लानी चाहिए, फटाफट फटाफट, ऊबना नहीं है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, एक तरह से सोच के चलिए ये हमारी अंतिम परीक्षा है, हर परीक्षा को अगर अंतिम परीक्षा मान करके चलेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है सभी का। ठीक है, तो आपको पूछा गया था कि प्रभावी ढंग से कक्षा शिक्षकों के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने के लिए वर्तमान शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल आवश्यक है। कौन से कौशल की बात की गई थी जो वर्तमान समय में शिक्षक के लिए आवश्यक है। देखिए, जो पहला विकल्प है वो कह रहा है कि तकनीक का ज्ञान, यानी कि ये बहुत ही विस्तृत है, जिसमें कहा जा रहा है कि हर प्रकार की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। देखिए, वो शिक्षक है, कोई इंजीनियर नहीं है जिसे कि तकनीक का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहला विकल्प है जो इसके संदर्भ में है, बिल्कुल गलत है, तकनीक का ज्ञान नहीं, बल्कि दूसरा विकल्प जो कह रहा है कि शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना उसे आना चाहिए। यानी कि जो शिक्षण अधिगम में जिस प्रौद्योगिकी या जो तकनीक का इस्तेमाल होता है उसका प्रयोग करना शिक्षक को आना चाहिए। ये बिल्कुल सही कथन है इस प्रश्न के संदर्भ में। अगला कह रहा है छात्रों की जरूरतों का ज्ञान। बिल्कुल सही है, छात्रों की जरूरतों का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं इसके बारे में एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वो उनका अधिगम करे, उनकी समस्या का समाधान करे और उनकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अगला, सामग्री में महारत, यानी कि जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्री है उनका प्रयोग करने में शिक्षक को महारत हासिल होनी चाहिए। किस समय किस सामग्री का किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो शिक्षक को आना चाहिए। इसलिए दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प इस कथन के संदर्भ में बिल्कुल सही है और जो पहला विकल्प है वो पूरी तरह से गलत है। तो कौन सा प्रश्न का कौन सा कोड आपका कह रहा था दूसरा, तीसरा, चौथा? किसने कहा है दूसरा, तीसरा, चौथा? सी विकल्प ने कहा है कि दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो बिल्कुल सही है। तो सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए आपका। देख लीजिए स्क्रीन पर उत्तर आ चुका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव। सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी है कब? शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, शिक्षण अभ्यास के दौरान, शिक्षण अभ्यास के बाद या हमेशा? फटाफट से उत्तर दे दीजिए सभी बच्चे, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। और जिन्होंने लाइक नहीं किया सभी बच्चे एक बार थोड़ा सा समय निकाल करके वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। सभी लोग इस चीज से लाभान्वित हो, इन मैराथन सेशन का सभी लोग आनंद उठा सके, आनंद उठाएं और साथ ही यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें जो है वो संग्रहित कर सके। ठीक है, तो सही जवाब है आप सभी का सूक्ष्म शिक्षण। देखिए समझिए इसको, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग जितने भी हमारे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अगर किसी ने प्रशिक्षण लिया है, किसी भी हमारे जितने भी बच्चे हमारे साथ हैं उनको पता होगा सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, व्यवहारिक रूप से भी उन्होंने इसका अभ्यास किया होगा। जब भी शिक्षण प्रशिक्षण होता है किसी भी कोर्स के अंतर्गत आपके शिक्षण से संबंधित, ठीक है, वहां पर आपको सूक्ष्म शिक्षण करना होता है जिसमें सभी प्रशिक्षु यानी कि सभी जितने भी ट्रेनी हैं आपके उस शिक्षण संस्थान के शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान, जितने भी ट्रेनी हैं वो अपने साथ के ही ग्रुप को, अपने साथ के ही समूहों को, छोटे छोटे समूहों को वो वहां पर पढ़ा रहे होते हैं ताकि उनको बेहतर तरीके से शिक्षण करना आ सके। ठीक है, वो एक तरह से एक ट्रेनिंग ले रहे होते हैं टीचिंग की, तो इसलिए सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से ही इस तरह की ट्रेनिंग वो लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, ये अधिक प्रभावी कब होगा? जब शिक्षण अभ्यास के दौरान होगा। तो ठीक है, जब ट्रेनिंग के टाइम पर आपको ये कराया जाता है तो उस समय ये ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, आपने टीचर बना और टीचर बनने के बाद आपने किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, आपको व्यवहारिकता आती ही नहीं है कैसे पढ़ाया जाता है, जब तक आप अपने साथ के, एक तरह से शिक्षण करना भी एक तरह से अभ्यास है, एक नकल आप वहां पर कर रहे होते हैं, नकल में भी अक्ल चाहिए होती है शिक्षण अभ्यास के दौरान। ठीक है, तो शिक्षण अभ्यास के दौरान इसकी आवश्यकता होती है। जो बी विकल्प है वो बिल्कुल ही सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक शिक्षक में छात्रों को सबसे अधिक क्या गुणवत्ता पसंद है? एक शिक्षक में छात्रों को सबसे अधिक क्या गुणवत्ता पसंद है? आदर्शवादी दर्शन, करुणा, अनुशासन, मनोरंजन। देखिए इस प्रश्न में तो आपको महारत हासिल है, आपने ही तर्क किया था इस प्रश्न पर, अगर आपको याद हो तो
आपने ही स्वयं से तर्क किया था और आपके तर्क के माध्यम से ही हम निष्कर्ष पर पहुंचे थे। जल्दी से उत्तर दीजिए। अब सभी से उम्मीद की जा रही है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आएंगे। सभी से उम्मीद की जा रही है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आएंगे। एक भी बच्चा अब गलत नहीं होना चाहिए और कोई भी विवाद की स्थिति यहाँ पर अब नहीं उपज सकती, क्योंकि आप लोगों ने इतना बेहतर उस समय तर्क किया था कि आपके सामने बिल्कुल सटीक उत्तर जो है वो आ गया था। बिल्कुल सही जवाब है, अधिकांश बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, एक शिक्षक में छात्रों को सबसे अधिक क्या गुणवत्ता पसंद होती है? उसकी अनुशासनात्मकता, यानी उसका अनुशासन। ठीक है, ये बिल्कुल सही है इसका उत्तर। आप आदर्शवादी दर्शन पिछली बार कह रहे थे और कई बच्चे करुणा की बात कर रहे थे। देखिए, करुणा जो शब्द है बहुत ही संकीर्ण है। दया भाव की उम्मीद, अगर अब शिक्षक दया करता रह जाएगा, बच्चे तो पढ़ने की इच्छा रखते ही नहीं है। ठीक है, जब आप बच्चों को पढ़ाने बैठाएंगे वो बच्चे पढ़ने की उम्मीद रखते ही नहीं है। उनके पढ़ाई के नाम से कई बार सर में दर्द हो जाता है, कई बार उनके पेट में दर्द हो जाता है, कई बार उनको मेडिकल रूम जाना पड़ जाता है, इमरजेंसी में एक खरोच भी आ गई तो उनका पढ़ने का मन जो है वो होता नहीं है। ठीक है, जब आप एक तरह से वयस्क शिक्षार्थी बन जाते हैं तब तो आप अपनी समझ के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन किशोर शिक्षार्थियों को अक्सर इस तरीके की समस्याएं आती है कि जैसे ही किताब खुली या पढ़ाई का नाम लिया, सर में दर्द, पेट में दर्द और हाथ पैरों में दर्द, ठीक है, गर्मी भी लगती है, बहुत सारी चीजें उनको समस्या यहाँ पर आ जाती है पढ़ाई के नाम से। तो इसलिए करुणा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, शिक्षक यदि ऐसी स्थिति में करुणा करेगा तो शिक्षार्थी का अधिगम कभी भी नहीं संभव हो सकता। मनोरंजन करना जो है वो शिक्षक का कार्य नहीं है। ठीक है, आदर्शवादी दर्शन आप कह सकते हैं तो, लेकिन आदर्शवादी दर्शन सही उत्तर मैं दिया था। इसके लिए दामिनी ने बहुत सही तर्क किया था कि आदर्शवादी जो है, आदर्शवादिता के मानदंड हर किसी व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, लेकिन अनुशासन का मानदंड सार्वभौमिक है, हर जगह एक जैसा बना रहता है। तो उसी विकल्प पर हम बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह साइट जिसने 2008 में मुंबई 26/11 पर आतंकवादी हमले के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑर्कुट, फेसबुक, amazon.com या ट्विटर? जल्दी से उत्तर दीजिए। ये आपको नहीं पता था, जब आपको नहीं पता था, लेकिन अब ये प्रश्न आ गया है, अब आप सभी लोगों को पता है। ये परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ये परिवर्तन हुआ है आपकी क्लासेस से। आपको नहीं पता था लेकिन अब आपको पता है। जल्दी से उत्तर दे दीजिए अगर आपने इस प्रश्न को ध्यान में रखा है। जल्दी से जवाब दे दीजिए। सभी बच्चे जवाब दे दीजिए तो हम इस पर बात कर लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है, जितने भी बच्चों ने दिया है काफियों का सही जवाब मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ट्विटर जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ट्विटर का इस्तेमाल किया था एक कोड भाषा में आतंकवादियों द्वारा अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो 2008 के मुंबई जो हमला हुआ था आतंकवादियों का, उसमें ट्विटर को इस्तेमाल किया गया था आतंकवादियों द्वारा एक कोड भाषा में अपने संदेश को आपस में पहुंचाने के लिए। तो जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक होने के लिए सोच होनी चाहिए। आलोचनात्मक होने के लिए सोच होनी चाहिए। व्यवहारिक, सामाजिक रूप से प्रासंगिक, व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट करने वाली या विश्लेषणात्मक? जल्दी बताइए, ए, बी, सी या डी? सभी बच्चे फटाफट फटाफट उत्तर दे दीजिए। आलोचनात्मक होने के लिए सोच होनी चाहिए। यहाँ पर आलोचना शब्द का अर्थ क्या है? जब आप किसी भी चीज की आलोचना करते हैं, हम यहाँ पर किसी भी चीज की बुराई के बारे में ज्यादा यहाँ पर हम फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि किसी भी चीज की आलोचनात्मक समीक्षा जब भी हम करते हैं तो इसके लिए हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक होनी चाहिए, सामाजिक रूप से प्रासंगिक होनी चाहिए, या व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट करने वाली होनी चाहिए, या विश्लेषणात्मक होनी चाहिए? तो अधिकांश बच्चे जो है सही उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है बी विकल्प जो है, सामाजिक रूप से प्रासंगिक जो है वो बिल्कुल सही है। जब भी आप किसी विषय की आलोचनात्मक समीक्षा करें तो आपको ये देखना है कि उस विषय की जिसकी भी आप आलोचनात्मक समीक्षा कर रहे हैं, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, वो विषय जो है वो सामाजिक रूप से प्रासंगिक होना चाहिए। यानी कि सामाजिक रूप से उस विषय का महत्व होना चाहिए, आपकी आलोचना का कोई आधार होना चाहिए, तभी आप विश्लेषण कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप विश्लेषण कह रहे हैं, जब उसका कोई सामाजिक रूप से आधार होगा तभी आप उसका विश्लेषण कर पाएंगे। यदि उसका कोई सामाजिक रूप से
आधार ही नहीं है, प्रासंगिकता ही नहीं है, महत्व ही नहीं है, तो आप उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। व्यवहारिक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट करने वाले भी बिल्कुल नहीं है। आप किसी की आलोचना दूसरों को संतुष्ट करने के लिए नहीं कर सकते, ना ही आप व्यवहारिक होगा उसका, ठीक है। अगर आप कहते हैं विश्लेषणात्मक है, डी विकल्प पर जो बच्चे भी सहमत होते हैं, तो उनके लिए मैंने ये जवाब उनको दिया है, उनको ये तर्क दिया है कि यदि सामाजिक रूप से प्रासंगिक होगा तभी आप उसका विश्लेषण कर पाएंगे, इसलिए प्राथमिक तौर पर हम सामाजिक रूप से प्रासंगिक पर ही जाएंगे, ठीक है। तो बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। उत्तर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सही उत्तर, ठीक है, ये देख लीजिए। अगला प्रश्न हम जा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? डाटा इंक्रिप्शन, वाटर मार्किंग, डाटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन राइट ट्रैवल। जल्दी से उत्तर दीजिए, ए, बी, सी या डी। जल्दी से सभी बच्चे उत्तर दे दीजिए, फिर हम इसका उत्तर जो है आपसे डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है, जिसमें आपकी सूचना, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डाटा जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाता है? बिल्कुल सही जवाब है, डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इंफॉर्मेशन राइट ट्रैवल ये आपकी सूचनाओं की सुरक्षा से संबंधित नहीं है, जबकि ए, बी, सी यानी कि डाटा इंक्रिप्शन, वाटर मार्किंग, डाटा हाइडिंग जो है ये आपके इंटरनेट की सूचना को सुरक्षित करने से संबंधित रहते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन राइट ट्रैवल में आप अपने डाटा को खोजते हैं, आप उसको सर्च करते हैं, ठीक है। तो डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है इसका। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है बिट स्टैंड फॉर, यानी कि बिट की आपको पूरी फुल फॉर्म बतानी है। बाइनरी इंफॉर्मेशन डिजिट, बाइनरी डिजिट या फिर बाइनरी ट्री या बाइवेरेंट थ्योरी। जल्दी से उत्तर दीजिए, बिट किसके लिए यहाँ पर संबोधित करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? 60वें प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं, इसके बाद आप 10 प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो अधिकांश बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं। आपका सही जवाब है बाइनरी डिजिट जो है वो बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जितने भी बच्चे अभी तक बने रहे, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, और सभी बच्चों को मेरा रेफरल कोड याद रखना है, ठीक है। जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, इसी रेफरल कोड का सभी बच्चे इस्तेमाल करेंगे। आपने लाइव जेजे रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है, इसके माध्यम से जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो आपको 10% का जो है वो डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगला प्रश्न, Which is the largest unit of storage among the following? सबसे बड़ी यूनिट पूछी गई है डाटा को स्टोर, संग्रहित करने की, कौन सी है? टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। पूछा गया विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा बड़ी यूनिट आपसे पूछी गई है डाटा को स्टोर करने की, ए, बी, सी या डी। बिल्कुल अधिकांश बच्चे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आपका सही जवाब है ए विकल्प, यानी कि टेराबाइट जो है वो सबसे बड़ी यूनिट है आपके डाटा को स्टोर करने की। ए विकल्प बिल्कुल सही है। एक बार फिर से इस स्लाइड को आप ध्यान से देख लीजिए, आपका दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। बिट क्या है? सबसे छोटी इकाई है आपके डाटा को स्टोर करने की। बाइट क्या है? A collection of 8 bits is called byte। 8 बिट का संग्रह जो है वो बाइट कहलाता है। किलोबाइट में आपकी 1024 बाइट्स आती हैं, ठीक है, केबी जिसे कहा जाता है। मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट आती हैं। गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट आती हैं। टेराबाइट में 1024 आपकी गीगाबाइट आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस चित्र को देख लीजिए, दोबारा से जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस? कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है इनमें से? ठीक है, राउटर, मॉडेम, हब या सीपीयू। जल्दी से उत्तर दीजिए। नेटवर्क का डिवाइस नहीं है जिसको आप नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। जल्दी से उत्तर दीजिए, ए, बी, सी या डी। बिल्कुल सही जवाब है,
CPU जो है वो आपका नेटवर्क डिवाइस नहीं है, बाकी राउटर, मॉडेम, हब जो है ये सारे के सारे आपके नेटवर्क के डिवाइस हैं, ठीक है। CPU जो है वो आपका नेटवर्क का डिवाइस नहीं है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। महान भारतीय बस्टर्ड पक्षी पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ये आपके सारे पिछले वर्षों के प्रश्न है, ये ध्यान रखेंगे। आप सोचेंगे इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं, नहीं आते हैं, आए हुए हैं, इस तरीके के प्रश्न भी आए हुए हैं पिछले वर्षों में, ठीक है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, मालाबार कोस्ट, डेल्टा रीजन। जल्दी से उत्तर दीजिए, ए, बी, सी या डी? पता नहीं था, पता चल गया है, अब कोई गलती ना करे। जल्दी से उत्तर दीजिए, फटाफट से सभी बच्चे उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल, अधिकांश बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, राजस्थान के थार रेगिस्तान में, ठीक है। द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर आपका महान भारतीय बस्टर्ड पक्षी पाया जाता है। तो ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत शिखर के इकोसिस्टम को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलावीरा। देखिए पिछली बार ये टाइपिंग एरर हो गया था, सागर मंथन लिख दिया था इसमें, तो सागर यहाँ पर सागर माथा आप इसे करेंगे, ठीक है। सागर माथा आप इसको करेक्ट करेंगे, इसलिए मैंने राइट से हाईलाइट कर दिया था कि पिछली बार ये इसको भी आप ठीक कर लेंगे। सागर माथा आप इसको करेंगे, ठीक है। सागर माथा नेशनल पार्क, सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत शिखर के इकोसिस्टम को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा या धौलावीरा? तो अधिकांश बच्चों ने सही जवाब दिया है, माउंट एवरेस्ट। देखिए आपके जो माउंट एवरेस्ट है उसको कहा जाता है सागर माथा, ठीक है। सागर माथा कहा जाता है, तो सागर माथा नेपाली लोग अक्सर उसको सागर माथा के नाम से ही जानते हैं, तो इसलिए उसी के नाम से आप इसको, इसका जो नाम रखा गया इस उद्यान का, सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक बार इसकी व्याख्या मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। माउंट एवरेस्ट इसका सही उत्तर था। सागरमाथा नेशनल पार्क एक्सटेंड ओवर एन एरिया ऑफ 1149 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द हिमालय इकोलॉजिकल जोन इन खम्बू रीजन ऑफ नेपाल। यानी कि जो आपका सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान है, ये 1148 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, हिमालय के इकोलॉजिकल जोन में फैला हुआ है, और ये खम्बू एक तरह से खम्बू वहां पर क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है। सागरमाथा नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन हिमालय ऑफ ईस्टर्न नेपाल दैट dominated by Mount Everest. Sagarmatha is a Nepali word, ठीक है, ड्राइव फ्रॉम सागर, सागर का अर्थ है स्काई और माथा का अर्थ है हेड, यानी कि आपके आसमान के मस्तक के नाम से इसको नवाजा गया है, आपके माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किससे अधिकतम काला धुआं निकलता है? मैक्सिमम सूट इज रिलीज फ्रॉम, सबसे ज्यादा काला धुआं किससे निकलता है? सबसे ज्यादा प्रदूषण किसके माध्यम से हो रहा है? पेट्रोल वाहन, सीएनजी वाहन, डीजल वाहन या थर्मल पावर प्लांट? जल्दी से उत्तर दीजिए, फटाफट से सारे बच्चे जल्दी से उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है सभी का, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट जो है उसके माध्यम से अन्य की तुलना में सबसे ज्यादा काला धुआं आपका निकलता है, तो जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही है, थर्मल पावर प्लांट जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में से किसका सबसे अधिक आर्थिक रूप से दोहन किया जा सकता है? यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सबसे सस्ता यहाँ पर पड़ रहा है, बहुत आसानी से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके जेब पर या आपके इकोनॉमिकली ज्यादा इसका प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स
कैन बी एक्सप्लॉइटेड मोस्ट इकोनॉमिकली? सोलर, विंड, जियोथर्मल, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, OTEC। जल्दी से उत्तर दीजिए, फटाफट से सभी बच्चे उत्तर दे डालिए। बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि सौर ऊर्जा। ठीक है, सूरज से जो आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको आप कम खर्चे में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए विकल्प जो है बिल्कुल सही विकल्प है। ए विकल्प अन्य की तुलना में जो है ये थोड़ा सस्ता पड़ता है आपको। अगला देखिए, अभिकथन ए कह रहा है कि मानव समाज की भलाई के लिए सतत विकास महत्वपूर्ण है। कारण आर कह रहा है कि पर्यावरण की नीतियां पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है या और ना ही प्राकृतिक संसाधनों को खराब करती है। सही कोड को आपने चुनना है। पहला कोड कह रहा है कि दोनों ए और आर सही है और आर का सही स्पष्टीकरण है ए। दूसरा कह रहा है दोनों ए और आर सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है ए गलत है और आर जो है वो सही है। जल्दी से उत्तर दीजिए, किस पर आप सहमत होंगे? बिल्कुल। चलिए देखिए, अभिकथन ए ने कहा था मानव समाज की भलाई के लिए सतत विकास आवश्यक है। सतत विकास क्या है कि आप विकास कार्य भी करें लेकिन आप साथ में आने वाली पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखें। इस तरह से विकास ना करें कि आप पर्यावरण का दोहन कर दें और जितनी भी पर्यावरण में चीजें हमें उपलब्ध कराई हुई हैं हमारे हित के लिए, आप उनको उनका दोहन करके आने वाली पीढ़ियों तक उन चीजों का लाभ जो है वो पहुंचने ही ना दें। निरंतर विकास करना है लेकिन विकास करते हुए ये ध्यान रखना है कि भविष्य की जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी इस विकास कार्य से लाभ मिले और उनको भी जितनी भी हमारे संसाधन है उनका जो है लाभ मिले। अगला है, बिल्कुल सही कथन है पहला। ठीक है, अगला कारण आर बोल रहा है कि पर्यावरण की नीतियां, जो भी पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित नीतियां बनाई जाती हैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि वो पर्यावरण के हित में होती है, इसलिए वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती या और ना ही प्राकृतिक संसाधनों को खराब करती है। ठीक है, वो क्योंकि वो इस तरह से पर्यावरण की जितनी भी नीतियां होती हैं वो ये ध्यान में रख के बनाई जाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का सही और समुचित प्रयोग किया जा सके। तो इसलिए ए बिल्कुल सही है और आर जो है वो ए की अच्छी खासी व्याख्या जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। तो कौन सा विकल्प कह रहा है कि ए और आर सही है और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। पहले के माध्यम से, पहले विकल्प के माध्यम यहाँ पर सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये कहा गया है पर्यावरण की नीति पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है या और ना ही प्राकृतिक संसाधनों को खराब करती है। चलिए, हम बिल्कुल बी पर ही यहाँ पर सहमत होंगे क्योंकि इन्होंने कहा है कि मानव समाज की भलाई के लिए सतत विकास महत्वपूर्ण है और यहाँ पर विकास की बात हो रही है, यहाँ पर पर्यावरण की नीतियों की बात हो रही है। तो हम बिल्कुल यहीं पर सहमत होंगे कि दोनों ए और आर जो है वो सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। भारत में सबसे अधिक आवर्ती प्राकृतिक खतरा है भूकंप, बाढ़, भूस्खलन या ज्वालामुखी? जल्दी से उत्तर दीजिए। भारत में सबसे अधिक आवृत्ति प्राकृतिक खतरा है, ज्यादा आने वाला प्राकृतिक खतरा कौन सा है जो भारत में अक्सर आपको देखने को मिलता है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए फटाफट, सारे बच्चे बिल्कुल सही होना चाहिए, ये उत्तर तो सबका सही होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है अधिकांश का, बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। बाढ़ जो है आपको हर साल देखने को मिलती है। ठीक है, बरसात के सीजन में भारत के किसी ना किसी हिस्से, कोई ना कोई हिस्सा जो है वो बाढ़ से प्रभावित होता है। तो बी विकल्प जो है वो बिल्कुल ही सही है इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपने कल की ही क्लास में मॉर्निंग में जो 10 बजे वाली हायर एजुकेशन की क्लास होती है उसमें आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि अब तो कोई गलती करे क्योंकि आपने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पढ़ लिया है। 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश है अधिक शिक्षण कार्य बनाए, उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन में वृद्धि सुनिश्चित करें, सार्वजनिक संस्थानों द्वारा निजी रूप से प्रबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रतिस्थापित करना या ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में छात्रों की बढ़ी हुई आवाजाही को सक्षम बनाना।
जल्दी से उत्तर दीजिए। अगर आपने पढ़ी है, कल की क्लास ली है, तो आप तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप दे सकते हैं। और क्यों दे सकते हैं ये भी आपको पता होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है, उसने मुख्य क्या सिफारिश दी है, किसके संदर्भ में दी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका बी विकल्प, यानी उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, किस बात पर फोकस किया गया? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा पर बल दिया और ये कहा कि अधिक से अधिक मात्रा में उच्च शिक्षण संस्थान जो है वो खोले जाए और उनमें अधिक से अधिक छात्रों का नामांकन कराया जाए, जिससे कि बच्चे जो है वो अधिक मात्रा में उच्च शिक्षा का लाभ उठा सकें, सभी को उच्च शिक्षा सुलभ हो सके। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कहीं भी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप संख्या बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि संख्या बढ़ा रहे तो उससे गुणवत्ता में कोई कमी आए। ठीक है, तो उसी की सिफारिश थी जिसमें उसने कहा था कि 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। ठीक है, तो बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में व्यापार का लेन देन किया जाएगा। संसद में, ये ध्यान रखेंगे, संसद में व्यापार का लेन देन किया जाएगा केवल अंग्रेजी में, केवल हिंदी में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में। ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल सही जवाब है, अधिकांश बच्चों का सही जवाब है सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में व्यापार का लेन देन अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में किया जाएगा। व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न अपने आप में ही अपनी व्याख्या जो है वो प्रस्तुत कर रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20 प्रश्न आपने हल किए हैं। ठीक है, अभी तक 20 प्रश्न आपके हल हो चुके हैं। जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। और फिर से कहूंगी, ये 10 प्रश्न हमने कर लिए, उसके बाद मेरा रेफरल कोड आपने हमेशा इस्तेमाल करना है जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें। लाइव जेजे रेफरल कोड है, इसका ही आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा फीस में जब भी सब्सक्रिप्शन ले। लाइव जेजे, इसको याद रखना है। लाइक नहीं किया है सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। अगले प्रश्न पर अब हम चलते हैं। ठीक है, भारत में संसद किससे बनी हुई है? भारत में संसद किससे बनी हुई है? ए लोकसभा राज्यसभा, बी लोकसभा राज्यसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, डी लोकसभा राज्यसभा और अपने सचिवालय के साथ। जल्दी से उत्तर दीजिए। सभी बच्चों का अधिकांश तो सही उत्तर आ रहा है। तो मुझे जो स्माइली आपके हैं वो बड़े ही पसंद है। जो भी बच्चे इतने सारे आप सूरजमुखी का फूल बना देते हैं इतने सारे स्माइली के साथ, मेरा सही हो गया। कोई विक्ट्री का साइन दिखा रहा है, कोई बड़ा उत्साह आनंद मना रहा है। तो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि हम कमेंट बॉक्स में तो पार्टी चलती है ना, आप लोगों की पूरी पार्टी चलती है, पूरा एंजॉय करते हैं आप। नए नए स्माइली, नए नए आपके सिंबल्स के साथ आप वहां पर उपस्थित होते हैं। खूब एंजॉय कीजिए अपने स्माइलियों के साथ, अपने विक्ट्री साइन के साथ आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, इसी जोश के साथ आगे बढ़ते जाइए। बिल्कुल सही जवाब है, सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, भारत की संसद इन तीनों से बनी हुई है। तो सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन का योगदान औपचारिक शिक्षा प्रणाली और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा दोनों में है। दूरस्थ शिक्षा का योगदान कितने प्रतिशत है बताना है आपको। ठीक है, जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन है उसका कितना प्रतिशत योगदान है? औपचारिक प्रणाली का 50% है, औपचारिक प्रणाली का 25% है, औपचारिक प्रणाली का 10% है, या उच्च शिक्षा के में नामांकन के आंकड़ों पर विचार करते समय दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के योगदान को ध्यान में नहीं रखा जाता है। सारे पूर्व वर्षों के प्रश्न है। ठीक है, तो इतने सारे पूर्व वर्षों के प्रश्नों का ज्ञान आपको हो रहा है और इतना सही कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो इस बार तो मतलब सारे ही हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि पेपर 1 में तो ऐसा कमाल करने वाले हैं सभी। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का 25% जो है औपचारिक प्रणाली का 25% जो है वो बिल्कुल ही सही विकल्प है आपके इस प्रश्न के लिए। उत्तर देख लीजिए, जिनको नहीं पता था अभी आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने,
अभी कथन ए कह रहा है यूजीसी शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेज अस्तित्व में आए। यूजीसी शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेज अस्तित्व में आए। कारण आर कह रहा है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों के अभिविन्यास और पुनश्चर्या दोनों पाठ्यक्रमों में गुजरना पड़ता है। जल्दी से UGC academic staff college came into existence to improve the quality of teacher। देख लीजिए जल्दी से 73rd क्वेश्चन का आप उत्तर दे रहे हैं, यहाँ पर जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए 73rd क्वेश्चन का आप उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बिल्कुल सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। यूजीसी शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेज अस्तित्व में आए। ठीक है, स्टाफ की गुणवत्ता में, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये अकादमिक स्टाफ कॉलेज जो है वो अस्तित्व में आए। और यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स हैव टू अंडरगो बोथ ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्स। देखिए हमेशा शिक्षक को के व्यवहार को सुधारे रखने के लिए, नई नई तकनीकों से उसे ज्ञान कराने के लिए और नई नई परिस्थितियों का उसे ज्ञान कराने के लिए बार बार उनको रिफ्रेशर कोर्स और उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो करवाए जाते हैं, ताकि उसमें जो ट्रेनिंग, जो वर्कशॉप बच्चों, जो टीचर्स अटेंड कर रहे हैं उससे वो लाभान्वित हो और नई चीजों से वो अपडेट रहे। ठीक है, कि क्या करना है, किस स्थिति में किस तरह से क्या करना है। तो इसलिए बार बार जो है ये ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स जो है इनके लिए चलाए जाते हैं। तो दोनों ही विकल्प सही हैं और जो आर विकल्प है ये सही व्याख्या है ए की। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो ए की। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ए विकल्प आपका। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, अगला 74th क्वेश्चन। योगात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहार में स्पष्ट उनकी जीवन शैली के संदर्भ में प्रदर्शन की व्याख्या कर रहा है। यह कहा जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन, सामान्य संदर्भित मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित परीक्षण या रचनात्मक परीक्षण। जल्दी से उत्तर दीजिए। On the basis of summative test, a teacher is interpreting her student performance in the term of their wellness lifestyle evident in the behavior. This will be called continuous and comprehensive evaluation, norm reference testing, criterion reference testing or formative testing। बिल्कुल सही जवाब है। समझ लीजिए, देखिए पहले ये समझ लीजिए कि ये समेटिव टेस्ट होते क्या है। ठीक है, जो आपके समेटिव टेस्ट है जिन्हें आप योगात्मक परीक्षण भी कहते हैं, ये क्या होते हैं? जब भी पाठ्यक्रम या विषय सामग्री को या किसी इकाई को पूर्ण कर लिया जाता है, ठीक है, किसी भी विषय सामग्री को या पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लिया जाता है, तो उसके पूर्ण होने पर आपका समेटिव असेसमेंट जो है वो किया जाता है। और आपका रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे आप फॉर्मेटिव टेस्टिंग क्या कहते हैं, इसको तो पूर्ण होने पर कर लिया जाता है समेटिव को, लेकिन इसको फॉर्मेटिव को आप पूरी प्रक्रिया के दौरान करते हैं। ठीक है, जगह जगह पर आपने जब जब चीजें पूरी करी, आपको लगा है कि मैंने एक टॉपिक पूरा कर लिया, आप फॉर्मेटिव टेस्टिंग कर लें। आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी आप बच्चों को कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन समेटिव को आप कोई भी चीज खत्म होने के बाद करेंगे। ठीक है, आपका जो सिलेबस खत्म हो गया या आपके टर्म का सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है, उस तरह से आप किसी के उस टर्म के खत्म होने के बाद आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। लेकिन फॉर्मेटिव को आप जब भी आपका लेक्चर चल रहा होता है, बीच के दौरान भी आप उसकी टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है। अगला है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है, नॉर्म में आपके एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से की जाती है कि उसकी तुलना उसके मुकाबले अच्छी कैसे है। ठीक है, एक की दूसरे से तुलना की जाती है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में एक क्राइटेरिया, एक मानदंड निश्चित कर दिया जाता है, उन मानदंडों के आधार पर बच्चे का जो है वो मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपके नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आपने एक की दूसरे से परीक्षण किया,
परिणाम आया आपका इस तरह से कि हाँ इस बच्चे ने मूल्यांकन जब आपने किया तो आप उसका परिणाम इस तरह से देंगे कि ए बच्चे ने बी बच्चे की तुलना में ये बेहतर किया या ये कमतर किया। ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में आप बताएंगे कि बच्चे ने उस विषय पर कैसा किया। ठीक है, क्राइटेरिया के आधार पर आप उसका मूल्यांकन करेंगे। तो सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है इस प्रश्न का। एक बार सामान्य संदर्भित परीक्षण और मानदंड संदर्भित परीक्षण को जान लीजिए। स्क्रीन में आपकी व्याख्या है। ठीक है, मानदंड संदर्भित परीक्षण, यह जो परीक्षण है आपका छात्रों के प्रदर्शन का मापन करता है। इसके अलावा ये निर्धारित मानदंडों के साथ छात्रों का प्रदर्शन को मापता है। इन मानदंडों में लिखित और संक्षिप्त रिपोर्ट शामिल है जो छात्र विभिन्न चरणों में करने में सक्षम है। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में ये परीक्षण अन्य छात्रों की तुलना में छात्र के प्रदर्शन को मापते हैं, यानी कि एक की तुलना दूसरे से की जाती है। साथ ही इन दोनों के लिए आयु और प्रश्न पत्र समान रखे जाते हैं। समान एज ग्रुप होती है, आयु समान होती है और साथ ही प्रश्न पत्र भी समान होता है, समान दिया जाता है दोनों चीजें। और इसी आधार पर दोनों की परिणामों का जो है वो आंकलन कर लिया जाता है कि एक ही चीज आई थी दोनों के पास, तो दोनों ने उस विषय वस्तु पर कैसी कैसी प्रतिक्रिया दी है। वे मापते हैं कि क्या छात्रों ने अन्य परीक्षार्थियों की तुलना में बेहतर या बुरा प्रदर्शन किया है। यह स्कोर की तुलना द्वारा निर्धारित सैद्धांतिक औसत है। ठीक है, तो ये व्याख्या आपको यहाँ पर दी गई है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग की और नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग की, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में बच्चों और मुद्दों को एक व्यापक स्पेक्ट्रम संभव हो सकता है। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम संभव हो सकता है। पहले प्रश्न का ही दिमाग में घूम रहा है, तो यहाँ पर इसको भी मैं पढ़ रही हूँ तो वही बच्चों को याद आ रही है। जल्दी से उत्तर दीजिए। In which of the following arrangements a wider spectrum of idea and issue may be made possible? ज्यादा से ज्यादा आपको संभावना रहती है कि ज्यादा से ज्यादा विचार और मुद्दे पर आप चर्चा कर सके। बृहद रूप मिल जाता है ज्यादा से ज्यादा विचार और मुद्दे प्राप्त करने का। किसके माध्यम से? कार्यशाला, सम्मेलन, संगोष्ठी या शोध। बिल्कुल सही विकल्प है आपका बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। सम्मेलन, जब आप कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक साथ बहुत सारे जने बैठ करके कॉन्फ्रेंस में बातचीत करेंगे तो आपके उसमें ज्यादा अच्छे व्यापक विचार और आपके मुद्दे जो है उस पर वहां पर चर्चा हो पाएगी। इसलिए कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है इसके लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। डीवीडी टेक्नोलॉजी यूज एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डाटा। डीवीडी इज एन एक्रोनिम फॉर, यानी आपको फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर डीवीडी की। जल्दी से बताइए, डीवीडी की फुल फॉर्म आपने यहाँ पर बतानी है। डिजिटल वेक्टर डिस्क, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क। जल्दी से उत्तर दीजिए, ए, बी, सी या डी। बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। 76 क्वेश्चन का आप यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। अगले प्रश्न पर हम चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक खतरे प्रभावित होते हैं भूमि उपयोग में परिवर्तन, ड्रेनेज के निर्माण, ओजोन की कमी या जलवायु परिवर्तन। जल्दी से बताना है आपने। प्राकृतिक खतरे प्रभावित होते हैं, ए, बी, सी या डी। जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से उत्तर दीजिए। प्राकृतिक खतरे प्रभावित होते हैं किससे? भूमि के उपयोग में परिवर्तन से, ड्रेनेज और कंस्ट्रक्शन से, ओजोन की कमी से या जलवायु परिवर्तन से। बिल्कुल सही जवाब है। अधिकांश बच्चों ने सही जवाब दिया है। कोड में से आपने चयन करना था, जो नीले रंग से हाईलाइट है आपका कोड। ठीक है, इसमें देख करके आपने जवाब देना था। तो देखिए, प्राकृतिक खतरे प्रभावित होते हैं भूमि उपयोग में परिवर्तन से। अब भूमि के उपयोग में किस तरह से परिवर्तन करते हैं, कितना आप उसका दोहन कर रहे हैं। ठीक है, ड्रेनेज और निर्माण से, बिल्कुल सही है। निर्माण कार्य भी आपके प्राकृतिक खतरों को प्रभावित करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, समुद्र के किनारे भी और साथ ही जो पहाड़ी इलाकों में
बिल्कुल आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाकों में नदी बह रही होगी, उसके बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल उसके कोने पर घर बनाया होगा, वो घर भी तिरछा हो रहा होगा, लेकिन उसमें लोग रह रहे होते हैं तब भी। ये अपने व्यवहारिक आंखों से मैंने देखा है, बिल्कुल तिरछे घर नदी के तरफ को झुकाव उनका हो रहा होगा, लेकिन फिर भी वो वहां पर रह रहे होते हैं। बिल्कुल घर जो है वैसे ऐसी ऐसी दुर्गम जगह में उन्होंने बनाए होते हैं, बिल्कुल चट्टान चोटी वाली स्थिति होगी, वहां पर एक घर दिखेगा, तो बिल्कुल खतरनाक चट्टान में एक घर, ऐसी बड़ी खतरनाक स्थितियों में वो रह रहे होते हैं। तो इस तरह से निर्माण कार्य भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक खतरे का को बुलावा देते हैं। आप इसी तरह संभल करके जब भी घर का निर्माण करें तो इस तरह आपने ध्यान रखना है। ओजोन की कमी जो है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सी विकल्प नहीं है। जलवायु में परिवर्तन भी प्राकृतिक खतरे का जो है वो प्रभावित करता है। तो ए, बी और डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। कौन सा विकल्प कह रहा है कि आपका ए, बी और डी? आपका दूसरा विकल्प कह रहा है ए, बी और डी, तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, ठीक है, इसका उत्तर आप देख लीजिए स्क्रीन पर। अगले प्रश्न पर अब हम चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस? डायरेक्टरी, प्रोटोकॉल, यूआरएल, डोमेन? फटाफट से उत्तर दे दीजिए, ये तो बिल्कुल बिना देर किए उत्तर देने वाला प्रश्न है। ए, बी, सी और डी। व्हाट इज द नेम ऑफ वेब एड्रेस? वेब एड्रेस का क्या नाम है? डायरेक्टरी, प्रोटोकॉल, यूआरएल, डोमेन? बिल्कुल सही जवाब है, यूआरएल जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। तीसरे प्रश्न का वो 78 क्वेश्चन का तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, यूआरएल आपका बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फरवरी 2017 में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को विजिटर का पुरस्कार मिला? रट गए होंगे, उम्मीद है ये प्रश्न आपको, ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए। फरवरी 2017 में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को विजिटर का पुरस्कार मिला है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी? बिल्कुल सही विकल्प है, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी को फरवरी 2017 में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए उसको विजिटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, इसके बाद आप 30 प्रश्न हल कर लेंगे, ठीक है। अब हम 30 प्रश्नों तक पहुंच रहे हैं आप लोग आज के सत्र में। भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता और उत्कृष्टता, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। यहाँ पर उच्च शिक्षा के लक्ष्यों की बात हो रही है, बात की गई है उच्च शिक्षा के लक्ष्यों की, और आपने यहाँ कोड में देखना है और कोड में देख करके आपने उत्तर देना है। जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सभी बच्चों के अधिकांश के सही जवाब है। देखिए, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य कौन से हैं ये पूछा गया। पहुंच, सबकी पहुंच में होनी चाहिए उच्च शिक्षा, बिल्कुल सही है। निष्पक्ष होनी चाहिए, सभी को निष्पक्षता से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए उच्च शिक्षा की, उत्कृष्टता भी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। प्रासंगिकता, ऐसे विषय शामिल किए जाए जो कि प्रासंगिक हो, जिनका आप व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग कर सकें, महत्वपूर्ण विषय हो, ऐसा ना हो कि निरर्थक चीजों को, तथ्यों को आप उसमें पढ़ रहे हैं। मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, ठीक है, इसको आप नहीं कह सकते कि अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप नहीं कहते, कईयों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल पाता है, कईयों को नहीं मिल पाता है, कईयों की मंशा होती है उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, कईयों की नहीं होती है। कईयों को ऐसा होता है कि हाँ भाई अब उच्च शिक्षा प्राप्त करके क्या करना है, हमने अपना जीविकोपार्जन में लगना है, अपने अन्य क्रियाओं में लगना है, अपने बिजनेस में लगना है, ठीक है। तो इसलिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा जो है वो नहीं है, यानी ए, बी, सी, डी, ई। कौन सा विकल्प कह रहा है? ए, बी, सी, डी, ई। आपका दूसरा विकल्प कह रहा है, ठीक है, तो दूसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। 30 प्रश्नों को हल कर दिया है। जितने भी बच्चे अब जुड़े हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। रेफरल कोड याद रखना है, लाइव जे जे मेरा रेफरल कोड है, ठीक है, इसके इस्तेमाल करके आप 30 में 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। खूब सारे स्माइली,
साथ में होने चाहिए, ठीक है। आपकी पार्टी जो है वो कमेंट बॉक्स में चलती रहनी चाहिए, एंजॉय कीजिए स्माइलीज के साथ, विक्ट्री के साइन के साथ। तो और आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर, ठीक है। यहाँ पर 30 प्रश्नों को आपने हल कर दिया है, 20 प्रश्न और हैं इस मैराथन सेशन के। मैराथन सेशन का पार्ट 2 है, कल पार्ट 3 आएगा, परसों पार्ट 4 आएगा, ठीक है। तो आपने हर मैराथन को अच्छे से देखना है, अच्छे से इन प्रश्नों को दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपके 200 प्रश्न जो है वो इस तरह से तैयार हो जाएंगे। और सरल से हम शुरू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं, ठीक है। ये सारे हमने करने हैं आपके इतने प्रीवियस ईयर, जब आप उठाएंगे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर, तो आपको लगेगा अरे ये भी हमने किया हुआ है, ये भी हमने किया हुआ है। अलग से कहीं कोई तैयारी आपको नहीं करनी पड़ेगी, सारी चीजें मैं यहाँ पर करवा दूंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा के निम्नलिखित ईंधन में ऊर्जा के निम्नलिखित ईंधन में जो सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है, कौन सा ऐसा ऊर्जा का ईंधन है जो सबसे अधिक जो है वो पर्यावरण के हित में है? बायोगैस, सीएनजी, हाइड्रोजन या एथेनॉल? जल्दी से उत्तर दीजिए। अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विच इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली? जल्दी से उत्तर दे दीजिए, तो रट गया आप लोग, रट गया सभी बच्चों को। बिल्कुल सही जवाब है, सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन इसका सही उत्तर है। ऊर्जा के निम्नलिखित ईंधन में से सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैसें स्वाभाविक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों का उत्पादन नहीं करती? निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैसें स्वाभाविक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों का उत्पादन नहीं करती? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? Which of the following pollutant gas is not produced both naturally and as a result of industrial activity? ना तो प्राकृतिक तौर पर ही उत्पन्न होती है और ना ही ये आपके औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होती है। कौन सी ऐसी गैस? जल्दी से उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही जवाब है, डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसी गैस है जो ना तो नेचुरली प्राकृतिक तौर पर उत्पन्न होती है और ना ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी औद्योगिक क्रियाओं से उत्पन्न होती है। तो डी विकल्प बिल्कुल सहमत है हम, डी विकल्प बिल्कुल सही है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रष्टाचार के दायरे में आता है? आधिकारिक पद का दुरुपयोग, जिस भी पद पर आप बने हुए आप उस पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। नियमों, कानूनों और मानदंडों से विचलन, ठीक है। डेविएशन फॉर रूल, लॉ एंड नॉर्म्स, आप पालन नहीं कर रहे हैं नियमों, कानूनों और मानदंडों का। जब कार्रवाई की आवश्यकता हो तो गैर कार्रवाई, जब जरूरत है कार्रवाई करने की तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सार्वजनिक भलाई के लिए नुकसानदेह, जो कि आप ऐसे कार्यों में संलग्न हैं जो कि लोगों की जन कल्याण के हित से अलग जा रहे हैं, लोगों की भलाई से अलग जा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जल्दी से उत्तर दीजिए, कोड में से आपने चुनना है, समय दिया जा रहा है आपको अपने उत्तरों को चुनने का। जल्दी से उत्तर दे दीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल सही जवाब है, देख लीजिए। भ्रष्टाचार के दायरे में आता है आधिकारिक पद का दुरुपयोग करना, जिस भी पोजीशन में है गलत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है, रिलेटिव्स जो है वो आपके पास आते हैं आपकी पद को देख करके कि भाई ये काम करवाना था, आप कर दीजिए, ठीक है। कई बार आपको लगता है कि मैं कैसे इसको मना करूं, मैं इस तरीके के काम नहीं कर सकता, ठीक है। और अपने लिए कभी आप किसी से मदद नहीं मांगते, आपको लगता है अपने से संबंधित जो भी काम है वो आप खुद से करें, ठीक है। लेकिन दूसरे आकर के आपको बोलते हैं कि इस तरीके का काम कर दीजिए, तो उस समय आप एक आपके रिश्तेदार जब आकर के बोल देते हैं तो आप उस समय एक अजीब सी स्थिति में फंस जाते हैं कि कभी मैंने अपने लिए दूसरों से मदद नहीं मांगी,
तो मैं अपने आप दूसरों के लिए कैसे इसको मना करूं, ठीक है। तो कई बार होता है आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हैं कई लोग, ठीक है। तो नियमों, कानूनों और मानदंडों से विचलन यानी कि उनका पालन नहीं करते हैं। जब कार्यवाही की आवश्यकता होती है तो वहां पर कार्यवाही नहीं करते हैं। सार्वजनिक भलाई के लिए नुकसानदेह कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जो कि लोगों के हित से अलग हो। तो यानी कि ए, बी, सी और डी तीनों ही कार्य जो है वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत या भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं। सी विकल्प कह रहा है ए, बी, सी और डी बिल्कुल सही विकल्प है ये, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। संसद के प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे हटाया जा सकता है? संसद के प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे हटाया जा सकता है? एक राज्य के राज्यपाल को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, या एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। जल्दी से उत्तर दीजिए। फटाफट से सभी बच्चे उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। एक राज्य के राज्यपाल को संसद के प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अभिकथन ए, शहरी क्षेत्रों में सर्दियों में अक्सर स्मॉग के एपिसोड होते हैं, यानी स्मॉग जो है वो देखने को आपको मिलता है। कारण आज सर्दियों में लोगों द्वारा हीटिंग के लिए और खुद को गर्म रखने के लिए बहुत से बायोमास को जलाया जाता है। विकल्प कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है ए की। दूसरा विकल्प कह रहा है कि ए जो है वो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तीसरा विकल्प कह रहा है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, यानी कि ए और आर जो है वो दोनों ही गलत है। चौथा विकल्प कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या है ए की। जल्दी से उत्तर दीजिए। 85th क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आपके सामने इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, शहरी क्षेत्रों में सर्दियों में अक्सर स्मॉग के एपिसोड होते हैं, ये सही है। जो शहरी क्षेत्र है, आप दिल्ली जैसे ही क्षेत्र को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्दियों में इतना कोहरा होता है कि सामने अगर कोई आ जाए तो पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल पास में आने पर भी नहीं पता चलता है कि कोई सामने आ भी गया। आप गाड़ी अगर सुबह कभी 6 बजे उठे तो आपको कहीं जाना है, या आपको ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है, तो आपको बाहर निकलते हुए भी डर लगता है कि कैसे आप गाड़ी से ठीक से जाएंगे। ऑटो करेंगे, ऑटो नहीं मिलेगा, और ऑटो मिलेगा तो आपको ऑटो वाला कहीं ठोक ठूक ना दे, क्योंकि अगला तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से शहरी क्षेत्रों में सर्दियों में अक्सर स्मॉग के एपिसोड दिखाई देते हैं। सर्दियों में लोगों द्वारा हीटिंग के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए बहुत से बायोमासों को जलाया जाता है। दोनों ही कथन सही है, लेकिन दोनों कथन अलग अलग बातें कह रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए कथन है वो सही है, आर भी सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसलिए पहले विकल्प पर हम इसमें सहमत होंगे। अगले पे चलते हैं। 86 क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन अरब अक्षरों को का प्रतिनिधित्व करता है? Which of the following represent billion character? मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। जल्दी से उत्तर दीजिए। बिलियन कैरेक्टर किस में होते हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए। ए, बी, सी या डी, 1, 2 या 3 या 4। बिल्कुल सही जवाब है सी विकल्प, यानी गीगाबाइट जो है वो बिल्कुल सही है। बिलियन कैरेक्टर को आपको बताता है आपका गीगाबाइट, ठीक है। तो सी विकल्प जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चल रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। स्कूलों और कॉलेजों में कैरियर पाठ्यक्रमों की शुरुआत का उद्देश्य है नौकरियों के बुद्धिमान विकल्प बनाने की क्षमता विकसित करना, छात्रों को पेशेवर ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को सामान्य ज्ञान को बढ़ाना। स्कूल और कॉलेज में करियर पाठ्यक्रमों की शुरुआत का उद्देश्य है, क्या है? ए, बी, सी या डी?
बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है। ये सारे के सारे विकल्प जो है वो बिल्कुल ही सही है। स्कूल और कॉलेज में जब भी करियर पाठ्यक्रमों को यानी कि आपके करियर ओरिएंटेड कोर्स जो करे जाते हैं और वो उनका उद्देश्य होता है नौकरियों और बुद्धिमान विकल्प, नौकरियों के लिए बुद्धिमान विकल्पों की क्षमता बच्चों के अंदर विकसित करना, छात्रों को पेशेवर ज्ञान प्रदान करना, छात्रों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाना। ठीक है, तो डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा की मुख्य भूमिका है चिंतन की शक्ति को विकसित करना, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, राज्य को मजबूत करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, या ऊपर के सभी। जल्दी से उत्तर दीजिए। 88 क्वेश्चन पे आप पहुंच गए हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए? ए, बी, सी या डी? जल्दी से सभी बच्चे उत्तर दीजिए, फिर मैं आपके सामने इसकी व्याख्या जो है वो प्रस्तुत करती हूँ। बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। ये सारे ही कथन प्लेटो के अनुसार शिक्षा के संदर्भ में कहे गए हैं कि वो चिंतन शक्ति को विकसित करता है, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है, राज्य को मजबूती प्रदान करता है। तो सही जवाब है। अगले प्रश्न पर हम चल रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक लोकतांत्रिक समाज वह है जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों का पालन करे, प्रबुद्ध व्यक्तियों का सम्मान करता हो, समान शैक्षिक अवसर में विश्वास करता हो, या ऊपर के सभी। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए, सभी बच्चे दे दीजिए, तो मैं इसका फिर आगे उत्तर आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। एक लोकतांत्रिक समाज वह है जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है, प्रबुद्ध व्यक्तियों का सम्मान करता है, समान शैक्षिक अवसरों को प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारे ही विकल्प जो है बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्कूल को जो प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है वह यह है बच्चों की जरूरतों और समाज की मांग में सामंजस्य स्थापित करना, बच्चों को नौकरी पाने में सक्षम बनाना, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार स्कूल कार्यक्रम तैयार करना है, या ऊपर के सभी। स्कूल को जो प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है वह है ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अधिकांश बच्चे। जल्दी से उत्तर दीजिए, इसके बाद केवल 10 प्रश्न आपके और रह जाएंगे, अंतिम 10 प्रश्न। बिल्कुल सही जवाब है ऊपर के सभी। ठीक है, ऊपर के सभी चीजें जो है वो स्कूल के जो प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो सारी की सारी चीजें इसमें शामिल है। बच्चों की जरूरतों और समाज की मांग में सामंजस्य स्थापित करना, बच्चों की नौकरी पाने में उन्हें सक्षम बनाना, बच्चों को आवश्यकता के अनुसार स्कूल कार्यक्रम जो है वो तैयार कराना, ये सारे के सारे विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन ए विकल्प पर सहमत हुए हैं। देखिए, हम डी पर ही इस पर सहमत होंगे। डी जो है वो इसके संदर्भ में बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नहीं, डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऊपर के सभी आप जो कहेंगे ये बिल्कुल सही है। स्कूलों को जो प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है, हम डी पर ही सहमत होंगे इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। कक्षा में अनुशासन को प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सकता है, अनुशासनहीनता का कारण जानना और कड़े हाथों से उसे संभालना, एक कार्यक्रम प्रदान करना जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो, कक्षा में फैंसी कपड़े पहनकर, या इनमें से कोई नहीं। कक्षा में अनुशासन को प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सकता है, किसके माध्यम से?
कक्षा में अनुशासन को प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सकता है किसके माध्यम से? अनुशासनहीनता के कारण जानना और कड़े हाथों से उसे संभालना, एक कार्यक्रम प्रदान करना जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो, कक्षा में फैंसी कपड़े पहनकर आना, या इनमें से कोई नहीं। तो वो समझकर उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि अनुशासनहीनता के कारण जानना ये सही बात है, लेकिन कड़े हाथों से उसे संभालना ये हम कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। ठीक है। और एक कार्यक्रम प्रदान करना जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो, ये भी अनुशासन से संबंधित नहीं है। ठीक है। कक्षा में फैंसी कपड़े पहनकर आना, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कड़े हाथों से उसे संभालना। कि अभी मैं आज गड़बड़ हो रही हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, या कक्षा में अनुशासन को प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सकता है। ए विकल्प पर ही हम सहमत होंगे इसमें। ठीक है, ए विकल्प पर ही हम सहमत होंगे। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी निहित है, शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी निहित है शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, नीतियों को लागू करना, छात्रों का रिकॉर्ड रखना, या ऊपर के सभी। शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी निहित है शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, नीतियों को लागू करना, या छात्रों का रिकॉर्ड रखना, या ऊपर के सभी। जल्दी से उत्तर दीजिए, फटाफट से। बिल्कुल, अधिकांश बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सही उत्तर है आपका ए विकल्प, यानी शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना। प्राथमिक जिम्मेदारी पूछी गई थी, तो शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना बिल्कुल सही विकल्प है इस प्रश्न का। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक शिक्षक है, समूह का अध्यक्ष, समूह के एक निदेशक या एक नेता, और समूह का मार्गदर्शक, या ऊपर के सभी। जल्दी से उत्तर दीजिए। कक्षा में एक शिक्षक है, इस तरीके का प्रश्न बार बार घुमा फिरा करके अगर अलग अलग विकल्पों के साथ या फिर अलग प्रश्न के साथ आ जाता है। ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। कक्षा में एक शिक्षक है, ए बी सी या डी? बिल्कुल सही जवाब है, एक नेता और एक समूह का मार्गदर्शक जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। समूह का अध्यक्ष नहीं कह सकते, समूह का निदेशक नहीं कह सकते, ऊपर के सभी नहीं सहमत है, क्योंकि हम दो से सहमत ही नहीं है। सही विकल्प है एक नेता, यानी कि एक नेतृत्व करता। यहाँ पर नेता से तात्पर्य किसी भी राजनीतिक दल के नेता से नहीं है। ठीक है, तो समूह एक नेता और समूह का मार्गदर्शक जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 94th क्वेश्चन है, सबसे अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो अनुसार हो बच्चों की जरूरत के, बच्चों की क्षमता के, बच्चों की रुचि के, या ये सभी। जल्दी से उत्तर दीजिए, सबसे अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो अनुसार हो ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल सा प्रश्न था। सबसे अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो अनुसार हो बच्चों की जरूरतों के भी, बच्चों की क्षमताओं के भी, और बच्चों की रुचि के भी। तो इसलिए डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षकों को शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, उनका अपना दर्शन नहीं है, दर्शन सभी विषयों की रीढ़ है, या वे अपने स्वयं के दर्शन को स्पष्ट करके अपने काम को सुधार सकते हैं, इसलिए उन्हें शैक्षिक दर्शन का ज्ञान जो है वो होना चाहिए। ए बी सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे उत्तर दे दीजिए। शिक्षकों को शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि ए बी सी या डी? बिल्कुल, वे अपने स्वयं के दर्शन को स्पष्ट करके अपने काम को सुधार सकते हैं। ठीक है,
डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। शैक्षिक दर्शनों का ज्ञान होगा ताकि वो अपने स्वयं के दर्शन में, हर किसी की अपनी अपनी एक फिलॉसफी होती है, एक दर्शन होता है, ताकि जो भी उनका दर्शन है, किसी भी विषय के प्रति जो भी उनका दर्शन है, ठीक है, वो उसको सुधार सकें और अपने काम में और बेहतर तरीके से उसको कर सके। डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, व्याख्यान देते समय कक्षा में कुछ शांति होने पर एक शिक्षक को चाहिए थोड़ी देर के लिए रुके, फिर चले, कक्षा में जो कुछ हो रहा है उससे परेशान ना हो, गड़बड़ी करने वाले को दंडित करे, या ऊपर के सभी, ए बी सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। व्याख्यान देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर एक शिक्षक को चाहिए, क्या करे वो? बिल्कुल सही जवाब है। उसे क्या करना चाहिए, जब भी व्याख्यान दे रहा है शिक्षक, कक्षा में पढ़ा रहा है और उस समय बच्चे जो है वो अशांति अगर कर रहे हैं, वहां पे वो बातचीत कर रहे हैं या अनुशासनहीन कोई कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो विषय को आपको पढ़ाने नहीं दे रहे, आपका व्याख्यान में अवरोधक का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए रुके, ताकि बच्चे इस चीज से अवगत हों कि आज हमारे शिक्षक जो है, अभी तक तो आवाज आ रही थी कुछ बोलने की, अचानक से चुप कैसे हो गए। तो जब वो उस चुप्पी का कारण जान जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि भाई हम अशांत हैं, हम बहुत शोर कर रहे हैं, तो वो उनके रुकने के कारण से जान जाएंगे कि हम शोर कर रहे हैं, तो फिर वो चुप हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप जब वो शांत हो जाए तो उसके बाद आपको फिर से आगे बढ़ जाना चाहिए अपने विषय पर। तो ए विकल्प जो है बिल्कुल सही है। कक्षा में जो हो रहा है उससे परेशान ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अशांति हो रही है, आप व्याख्यान दिए जा रहे हैं, आप पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे सुनने को ही तैयार नहीं है, तो आप परेशान नहीं हो इससे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। गड़बड़ी करने वाले को दंडित करेंगे, दंड एक तरह से अपराध है, तो दंड आप नहीं दे सकते, ऊपर के सभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप इन दो विकल्पों से तो सहमत है ही नहीं, तो उसके पहला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ये देख लीजिए स्क्रीन पे आपके उत्तर आ गया है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित करता है? शिक्षक का आंतरिक नियंत्रण, लर्नर प्रेरणा, शिक्षक की आत्म प्रभावकारिता, या उपरोक्त सभी? जल्दी से उत्तर दीजिए। 97 क्वेश्चन का आप यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित करता है? बिल्कुल, अधिकांश बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ये सारे ही कारक जो है वो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, यानी शिक्षक की आंतरिक प्रेरणा जो उसको कहती है कि और बेहतर किया जाए, लर्नर की प्रेरणा जो उसका कहीं ना कहीं अधिगम में ध्यान बाध करके रखती है। अगला, शिक्षण की आत्म प्रभावकारिता, ठीक है, ये शिक्षक की आत्म प्रभावकारिता यानी कि वो दूसरों को अपने आप को किस तरह से प्रभावित करता है, या आप स्वयं से दूसरों को कितना प्रभावित कर सकता है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अगले पे हम चलते हैं। एक कक्षा में एक संचारक का विश्वास स्तर निम्न द्वारा निर्धारित किया जा सकता है: आंख के संपर्क से, या हाइपरबोल का उपयोग करने से, या आवाज के स्तर में परिवर्तन करने से, या अमूर्त अवधारणाओं का उपयोग करने से। एक कक्षा में एक संचारक कोई भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षार्थी भी हो सकता है शिक्षक ने कोई प्रश्न किया और उसका उत्तर जो है वो विद्यार्थी से वो उम्मीद कर रहा है कि वो दे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक संचारक का विश्वास स्तर किस के माध्यम से सूचित होगा? बिल्कुल सही जवाब है, आंख के संपर्क से, ठीक है, आंख का संपर्क उसकी आत्मविश्वास को सूचित करेगा, इसलिए विश्वास का स्तर जो है, यदि कोई आपसे आंख में आंख मिला के बात कर रहा है तो उसका तात्पर्य क्या है, उसके अंदर आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया था एक कक्षा में एक संचारक का विश्वास स्तर जो है वो आपका पता चलता है आंखों से, किस तरह से वो आपके संपर्क स्थापित कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है मतलब उसका विश्वास नहीं है, विश्वास स्तर निम्न है, यदि स्थापित कर रहा है तो यानी उसका विश्वास का स्तर जो है वो अच्छा है। अगला, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है व्याख्यान, मूल्यों पर प्रवचन देना, या सेमिनार या मूल्यों पर संगोष्ठी करना, शास्त्र ग्रंथों पर चर्चा करना, या मूल्यों पर सलाह या चिंतनशील सत्र।
जल्दी से उत्तर दीजिए। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या हो सकता है? ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है डी विकल्प, मूल्यों पर सलाह या चिंतनशील सत्र। ठीक है, ये डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। आप मूल्यों पर सलाह करेंगे, कुछ आपस में बैठ करके चिंतनशील सत्र करेंगे, यानी विचार विमर्श करेंगे, गंभीर चर्चा आप करेंगे, मनन करेंगे किसी बात पर, तो डी विकल्प जो है बिल्कुल सही है। व्याख्यान मूल्यों पर प्रवचन जो है वो सही नहीं है। सेमिनार या मूल्यों पर संगोष्ठी के माध्यम से कुछ नहीं हो सकता। शास्त्र ग्रंथों पर चर्चा ये भी नहीं है। डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगला 100 क्वेश्चन आपने कर लिए अभी तक। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणालियों को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं का कौन सी विशेषता को सहायक माना जा सकता है? ए, विषय के संबंध में शिक्षार्थियों का पूर्व अनुभव, विषय के संबंध में शिक्षार्थियों की योग्यता, छात्र की भाषागत पृष्ठभूमि या उपरोक्त सभी। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं का कौन सी विशेषता सहायक मानी जा सकती है? ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं में निम्न ये सारी ही योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? विषय के संबंध में शिक्षार्थियों को पूर्व अनुभव जो है वो होना चाहिए। विषय के संबंध में शिक्षार्थियों की योग्यता होनी चाहिए। छात्र की भाषागत पृष्ठभूमि को आपको वहां पर जानना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल सही है। तो ये पार्ट 2 मैराथन सेशन आज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़े थे वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना मर्जी हो सके शेयर कीजिए, और मेरा रेफरल कोड आपने याद रखना है, लाइव जेजे मेरा रेफरल कोड है। इसके माध्यम से आप फीस में जितना भी टाइम का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसमें 10% का डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं। इस रेफरल कोड को सभी ने याद रखना है। ठीक है, और कल पार्ट 3 आने वाला है, तो पार्ट 3 में बने रहना है। आज हमारे जल्दी जल्दी ये सेशन जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो छोटे थे। ठीक है, और छोटे प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि जो आपके एक तरह से कह सकते हैं आपके आईसीटी के क्वेश्चन है वो ज्यादा समय नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये सेशन जो है वो जल्दी खत्म हो गया है आज। ठीक है, और आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और बेहिचक इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए, लाइव जेजे रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए। अब समय आ गया है अपने अपने परिणामों को कमेंट बॉक्स में बताने का। जल्दी से फटाफट से सभी बच्चे अपने अपने अंकों को कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी बच्चे अपने अंकों को कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही बेहतरीन आपने प्रदर्शन किया। सोचिए, पूरे महीने अच्छे से तैयारी करिए, लास्ट में अच्छे से रिवीजन इन मैराथन सेशन के माध्यम से हो रहा है। कितने प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया, कितने प्रश्न आपके दिमाग में बैठे, इससे पहले भी लगातार करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और लगातार आपके हायर एजुकेशन की क्लास चल रही है, तो बहुत सारी चीजें आपके साथ मेहनत की जा रही है। इसका अच्छा परिणाम आपने देना है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आपने शो करना है, और साथ ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो। सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म में आपकी एक अच्छे से तैयारी होगी। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कंप्लीट कोर्स अगर आपको करना है, बेहतर तैयारी अगर आपको चाहिए, बिखराव से बचना है, तो ये सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, और जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो मेरा रेफरल कोड ही इस्तेमाल कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से इस सत्र में बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को इस सत्र में बने रहने का, और सभी का बहुत बहुत आभार। ठीक है, कल फिर से मुलाकात करते हैं पार्ट 3 में। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 आपका हो गया। 100 प्रश्न आपने तैयार कर लिए, और 100 प्रश्न आपने और अच्छे से एक बार देख लेना कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी बच्चों का, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इस सत्र को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर से मुलाकात होगी सभी के साथ। सुबह 10 बजे हायर एजुकेशन की भी क्लास हो रही है आपकी, उसको भी अटेंड करिए, उसका भी लाभ उठाइए। जिन्होंने नहीं किया है अटेंड, वो समय पर उपस्थित हुआ है 10 बजे, और इस सेशन का हायर एजुकेशन की क्लास का भी लाभ उठाए। ठीक है,
जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनको भी देख लीजिए। तो इस सत्र को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। तब तक कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।